नमस्कार दोस्तों, फार्मर प्रोटेक्शन वापस स्टार्ट हो चुका है। यह इमेज हमें 2021 की याद दिलाती है, जहां नॉर्थ इंडिया के किसानों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म को ब्लैक लॉज कहा था और सरकार को उसे पीछे लेना ही पड़ा। लेकिन अब ये नॉर्थ इंडिया के फार्मर चाहते क्या हैं और जो वह चाहते सरकार उन्हें देना क्यों नहीं चाहती, और क्या यह प्रोटेक्शन है या इलेक्शन से पहले होने वाला कोई ब्लैकमेल। आप कंफ्यूज होंगे, हम भी कंफ्यूज हैं। तो चलिए मिलकर दोनों इस आसान से मुद्दे को समझते हैं। आज की वीडियो में हम अपना ओपिनियन देंगे, जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि क्या फार्मरों का प्रोटेक्शन लीगल है या इलीगल। हम भारत के इंपॉर्टेंट मुद्दों को आपके सामने आसान भाषाओं में लाते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही अपनी राय देते हैं। यदि आपको हमारा काम अच्छा या बुरा लगे, प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें हमें। किसान क्या चाहते हैं? इलेक्शन आ रहे हैं और यही टाइम होता है क्या सरकार से अपनी बात मनवाने का या फिर सरकार को विलन बनाने का। 250 से ज्यादा छोटे बड़े फार्मर यूनियन एक बैनर के अंडर साथ आए हैं, किसान प्रोटेक्शन मोर्चा। यह प्रोटेक्शन पंजाब से कोऑर्डिनेट हो रहा है, लेकिन इसमें हरियाणा और पंजाब के किसान भी शामिल हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल हैं। बेसिकली ब्लूप्रिंट पिछले समय जैसा ही था, वही लग रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसकेएस यानी संयुक्त किसान मोर्चा, जो 2021 में फार्मर लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इन प्रोटेक्शन में शामिल नहीं है। 2021 के बाद कई फार्मर यूनियन क्लिप्ट हो चुके हैं। पहले संयुक्त किसान मोर्चा था, यह 7 किसानों मोर्चा का आंदोलन नहीं है। यानी यहाँ यह समझना जरूरी है, पहले प्रोटेक्शन ये जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें पहले यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह पहले जैसा प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि पहले की सारी डिमांडें पूरी हो चुकी हैं। इसलिए किसान घर लौटकर चले गए थे। प्रोटेक्शन नया है क्योंकि डिमांडें भी नहीं है, इसलिए इस प्रोटेक्शन को 2.0 कहना सही नहीं होगा। इस साल तो इंटरमीडिएट बजट अनाउंस हुआ था, तो फिर यह सिर्फ एक बजट में फार्मरों को कितना सपोर्ट मिला। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने, जिसमें 1,17,528 करोड़, जिसमें पीएम किसान फंड का 60,000 करोड़ और पीएम फसल योजना के 1,460 करोड़, इंटरेस्टिंग सब डिविजन स्कीम के 22,600 करोड़, प्रमोशन ऑफ फार्मर और पीएफओ के स्पेंड करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के 1,601 करोड़, 64,445 करोड़। यह सारा खर्च फर्टिलाइजर पर सब डिविजन देने पर खर्च होता है। या तो यह फर्टिलाइजर सपोर्ट किया जाता है या फिर मार्केट प्राइस और प्राइम प्राइस के बीच। इसी वजह से फर्टिलाइजर का मिसयूज होता है। यह नहीं हम अशोक गहलोत जैसे एक्सपर्ट कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूटर 25,000 करोड़। यह पूरा का पूरा अमाउंट एमएसपी के परचेज करने पर खर्च होता है और इसका लाभ सिर्फ 6% फार्मर्स को होता है, जिसमें से वे फार्मर शामिल हैं जो प्रोटेक्टेड स्टेट्स में हैं। यह इन्फॉर्मेशन पब्लिकली है। डेयरी, हॉर्टिकल्चर यानी फूड, स्पोर्ट्स, वेजिटेबल पर कोई एमएसपी नहीं है, जिसमें टोटल बजट का 40,000 जिसमें टोटल बजट का 4,86,678 करोड़, जो कि 10% से भी अधिक है। और हमारे बजट का खर्च होता है, जिसमें बिना सब्सिडी का शामिल है। और पावर सेक्टर, इसमें पावर सब्सिडी शामिल नहीं है, क्योंकि इस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो वे इस फिगर में आते ही नहीं, क्योंकि ये फिगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार सब्सिडी है। वीट और राइस के प्रोक्योर में का शहर, पंजाब का शहर 30 से 40% के बीच में होता है। तो इतना सारा पैसा एक ही स्टेट में जा रहा है, आप भी सोच सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसानों की डिमांड क्या है। किसानों ने इन टोटल 12 डिमांड सरकार के सामने रखी हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें से कुछ डिमांडें संवैधानिक है, कुछ असंवैधानिक है, परंतु डेमोक्रेसी में हम इन्हें संवैधानिक ही कह सकते हैं। खासतौर पर इलेक्शन के समय, जैसे यूटीओ से निकलना या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैंसिल करना भारत के लिए फायदेमंद नहीं है, इससे भारत का नुकसान होगा। लेकिन कुछ ऐसे ही कुछ डिमांड ऐसे आउटरेज होती हैं जिनको पूरा किया जाना संभव ही नहीं है, लेकिन उनकी वजह से दूसरी डिमांडें पास हो जाती है। एमएसपी का प्रॉब्लम, किसानों की एक मांगों में से सबसे बड़ी मांग उभर कर आती है और वह एमएसपी की मांग को फार्मर चाहते हैं कि एमएसपी पर उनका लीगल राइट तो है क्या। एमएसपी को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह सकते हैं। हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। यदि कुछ कारणों से यह प्राइस गिर जाता है मार्केट में, तो सरकार साल में 2 बार 24 कमोडिटियों पर एमएसपी डिक्लेयर करती है। लेकिन ये एमएसपी सिस्टम ब्रोकन है, क्योंकि भारत में केवल 6% किसानों को ही इसका लाभ मिलता है। लेकिन सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, पूरे भारत में उगने वाले धान को वह खरीद नहीं सकती। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था। उस समय हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम फॉरेन एंड पर गुजारा कर रहे थे। उस समय किसानों को ग्रेस उगाने के लिए इंकरेज करने के लिए एमएसपी की प्रथा शुरू हुई। लेकिन अब भारत की स्थिति बदल चुकी है। हम फूड डेफिशिएंसी कंट्री से फूड सरप्लस देश बन चुके हैं। लेकिन आज एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमारी ग्रेनेसी ओवरफ्लो है। साथ में हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी 800 टन की है और 2021 का यह डाटा कहता है कि हम 1900 टन लिए बैठे। इतना सारा खाना है, ओवरफ्लो हो रहा है कि हम वेस्टेज हो रहा है। एमएसपी पर सरकार लेती है। सरकार एमएसपी को
को प्राइवेट सेक्टर को बेचने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो वह सप्लाई और डिमांड की वहां पर सप्लाई और डिमांड के रूल चलते हैं। यानी अगर उन्हें बेटर क्वालिटी और चीप प्राइस मिलता है तो वह कहीं और से ले सकते हैं। आज वही हो रहा है। भारत में वीट लोकली सोर्स से लेने की बजाय रशिया जैसे दूसरे देशों से इंपोर्ट कराना बहुत आसान लगता है। भारत में वीट की एमएसपी है 2275 क्विंटल है, यानी 100 किलो, और अर्जेंटीना और रशिया जैसे देश पर क्विंटल वीट कितने पर बेचा जा रहा है इसे भी एक बार देख लेते हैं। भारत के लिए, इंडियन कंज्यूमर के लिए या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कोई फायदा है ही नहीं। हमारा अन्नदाता सरकार नहीं, हमारा अन्नदाता तो पुतिन है। यह देश के लिए डबल ट्रेजेडी है। हमें तो क्वालिटी खाना एफसीआई को एमएसपी को बेचने की लत लग चुकी है, तो आज हम एमएसपी पर ओवर डिपेंडेंट है। लेकिन चलिए एक्सट्रीम केस के बारे में सोचते हैं। क्या सरकार एमएसपी ऐसा लीग दे सकती है? सरकार ने अगर किसानों की सारी बातें मानकर एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया तो क्या एमएसपी का देश पर इम्पैक्ट पड़ेगा? वीट प्रोडक्शन 141 मिलियन टन का रिकॉर्ड केस दर्ज किया गया। ज्यादा खाना, इसे हम एक्सपोर्ट करके भी पैसे भी कमा सकते हैं। एमएसपी एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पिछले ही साल इस पर 7% बढ़ाया गया। अगर इसे एक लीगल राइट भी बना दिया जाए, प्राइवेट प्लेयर फिर भी वीट और राइट एमएसपी प्राइस पर नहीं खरीदेंगे। उन्हें महंगे दामों पर ही खरीदनी होंगी। होलसेलर को भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी और आपको भी महंगे दामों पर ही चीज खरीदनी होंगी, और महंगाई डबल हो जाएगी। और इसका पीछे का जो कारण होगा वह यही किसान होगा। वर्तमान समय में एमएसपी ऑलरेडी समाधान कमेटी के रिकमेंडेशन से ऊपर है। वीट और ग्रे करने वाले 12 स्टेज में से 8 स्टेज एमएसपी कमेटी से हुई है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी एज इसके पीछे एमएस फ्री मार्केट की तरह कार्य नहीं करी। इसके पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है वह पूरी या फिर 8 इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वह 12 कमेटियों ने उसको सहमति नहीं दी है। इसके कारण एमएसपी को एक प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि एमएसपी ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा है। हम चाहकर भी अपनी फसलों को इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते, जिससे अधिक हमारे यहाँ पर रह जाता है, जिसमें से 30% से ज्यादा वेस्ट हो जाता है। जिस स्पीड से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस स्पीड से हमारे स्टोरेज बढ़ नहीं रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। भारत को एग्रो रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, जिसके विरोध में पिछले साल विरोध हुआ था। जो एमएसपी भारत के लिए और भारत के किसानों के लिए बनाया गया था वही आज भारत को और भारत के किसानों को निचोड़ रहा है। हर साल किसानों को खुश रखने के लिए और उन्हें शांत बनाए रखने के लिए एमएसपी को हर साल बढ़ाया ही जा रहा है। हर साल अलग अलग पार्टियां एमएसपी को बढ़ाने के लिए विरोधियां मांग करती है। यदि एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फॉरेंसिक बंडल, तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। यह उतना ही होगा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है, और यह आपके टैक्स के पैसों से ही आता है। यह 1/4 होगा पूरे बजट का। आज हम ही नहीं, बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि एमएसपी को लीगल बनाना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है, जिसका फायदा चंद लोगों को होगा और नुकसान सबको। हमारा सवाल सिंपल है, किसानों की डिमांडों की वजह से आम आदमी को नुकसान होगा या फायदा? दवा के बारे में आप खुद ही सोचें और कमेंट में हमें जरूर जवाब दें।